हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों को बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र बताया था। इस वीडियो में आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न उपागमों से परिचित कराऊंगा। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न उपागम हैं, जिसमें आपके सिलेबस में यानी यूनिट फर्स्ट में दिया गया है आदर्शवाद, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, निर्णय निर्माण, व्यवस्था सिद्धांत और खेल सिद्धांत। यह 6 अप्रोच जो है या 6 दृष्टिकोण आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में ये समाहित है। आज मैं आप लोगों को आदर्शवाद के बारे में बताऊंगा। आदर्शवाद है क्या? आदर्शवादी उपागम। तो आइए चलते हैं आदर्शवादी उपागम की तरफ। आदर्शवादी उपागम को समझने के पूर्व हमें थोड़ा सा उपागम के बारे में जानना होगा कि उपागम क्या होता है। उपागम या दृष्टिकोण, उपागम जिसको हम कहते हैं या इसको दृष्टिकोण भी कहते हैं, इसका आशय होता है कि किसी भी विषय को समझने की क्षमता या किसी भी विषय को समझने का तरीका, समझने का जो तरीका होता है उसी को हम दृष्टिकोण कहते हैं या उपागम कहते हैं। जैसे हमारे पास विभिन्न साधन होते हैं, विभिन्न कार्य करने के लिए विभिन्न साधन होते हैं। हम जो साधन अपनाते हैं वही हमारे लिए मेथड हो जाता है, वही हमारे लिए उपागम हो जाता है। तो उपागम का अर्थ होता है चिंतन करने का दृष्टिकोण, यानी कि चिंतन करना, हम किस तरीके से चिंतन करते हैं और हम किस तरीके से समझते हैं। तो जो समझने का जो नजरिया है उसी को हम उपागम कहते हैं। और इस समझने के और अंतर्राष्ट्रीय जगत को समझने के विभिन्न उपागम दिए गए हैं, विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं। हर विचारक अपना अलग अलग दृष्टिकोण प्रतिपादित करते हैं। इसी के अंतर्गत है आदर्शवादी सिद्धांत, या इसको हम कहते हैं आइडियलिस्टिक अप्रोच। यह आइडियलिस्टिक अप्रोच क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आदर्श, आइडियल, आदर्श। आदर्श क्या होता है? यानी कि अच्छा बनाने का कार्य। जब हम किसी वस्तु को या किसी चीज को या समाज को हम अच्छा बनाने का कार्य करते हैं तो उसको हम आदर्शवादी विचारधारा में समाहित करते हैं। यानी कि हमारे कुछ आदर्श होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, हम उसी आदर्शों पर और उसी मूल्यों पर अपने समाज का निर्माण करते हैं, राज्य व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इसी तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी अपने आदर्श और मूल्यों को समाहित करते हैं। अपने आदर्श और मूल्यों के द्वारा हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में शांति की स्थापना करते हैं। तो आदर्शवाद एक ऐसी भावना है जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उदात्त नैतिक मानक अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि नैतिक मानक, हमें अपने जीवन में कुछ नैतिक सिद्धांतों को रखना चाहिए या नैतिक सिद्धांतों को अमल में लाना चाहिए। नैतिक सिद्धांत, और जो यही नैतिक सिद्धांत हैं यही आदर्शवाद की स्थापना करते हैं। हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद राष्ट्रों या शासकों के बीच के संबंधों को नियंत्रित करता है। यानी कि जो विभिन्न राष्ट्र होते हैं और राष्ट्रों के जो विभिन्न शासक होते हैं उनके बीच के जो संबंध होते हैं उसी संबंध को निरूपित करता है। यानी कि राष्ट्र और शासक के बीच कैसा संबंध होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए। तो इसका तात्पर्य किससे है? कैसा होना चाहिए, कैसा और चाहिए। जब हम राज्य को लेकर चिंतन करते हैं कि राज्य को कैसा होना चाहिए और राज्य को उन्नत बनाने के लिए, राज्य को विकसित बनाने के लिए, राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए हम विभिन्न सिद्धांतों का निरूपण करते हैं, तो यह आदर्शवाद के अंतर्गत आता है। तो जिस तरह से हम समाज के चिंतन के लिए, राज्य के चिंतन के लिए आदर्शवादी सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं, यानी कि राज्य का चिंतन हम आदर्शवादी तरीके से करते हैं कि राज्य को कैसा होना चाहिए, शासक को कैसा होना चाहिए, प्रजा को कैसा होना चाहिए। जैसे हम पूर्व में देख सकते हैं कि विभिन्न विचारक आदर्शवादी हुए हैं। जैसे हम प्लेटो को ले सकते हैं। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक था। यह अपने रिपब्लिक ग्रंथ की रचना करता है। यह रिपब्लिक की रचना करता है और रिपब्लिक में इसके जितने भी सिद्धांत हैं या जितने भी विचार हैं सब आदर्शवादी चिंतन पर आधारित हैं। यानी कि रिपब्लिक जो लिखी गई है वो चाहिए को आधार मानकर लिखी गई है, कैसा होना चाहिए। जैसे प्लेटो राज्य के लिए आदर्श शासक की कल्पना करता है, जैसे प्लेटो राज्य के लिए आदर्श शासक की स्थापना करता है, आदर्श राज्य की स्थापना करता है। शिक्षा व्यवस्था, साम्यवाद, स्त्रियों का साम्यवाद,
संपत्ति का साम्यवाद, विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना वह आदर्शवादी तरीके से किया है कि कैसा होना चाहिए। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत भी कुछ विद्वान आदर्शवादी सिद्धांतों का सहारा लेते हैं और यह सिद्धांत 1920 के दशक में आता है। 1920 के दशक में आता है 1920 के दशक में आता है जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती, जब राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। तो राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में होती है। इसके जो संस्थापक होते हैं, विभिन्न सदस्य होते हैं, जिनमें कि वुडरो विल्सन प्रमुख होते हैं। इन्हीं की प्रेरणा से राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है 1914 से लेकर 1918 तक, यह फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है। तो सारे विचारक ये देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जगत में यानी कि पूरे विश्व में हिंसा व्याप्त हो गई है। विभिन्न राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से संघर्ष कर रहे हैं। विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचारधारा का मतभेद है। तो इनके बीच शांति स्थापित करने के लिए विल्सन के द्वारा राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। विल्सन के साथ और नेता होते हैं और राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना, शांति स्थापित करना, न्याय स्थापित करना, सहयोग स्थापित करना, सामंजस्य स्थापित करना और विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो समस्याएं हैं, जो मतभेद हैं, जो संघर्ष है, उन संघर्षों को दूर करना। तो ये इनका माध्यम क्या था? यह पूर्ण रूप से नैतिक सिद्धांतों पर आधारित था। पूर्ण रूप से यह नैतिक सिद्धांतों पर राष्ट्र संघ की स्थापना पूर्ण रूप से नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। यानी कि यह पूरे विश्व को अच्छा बनाना चाहते थे, सभी राज्य को अच्छा बनाना चाहते थे। और जो विभिन्न आदर्शवादी विचारक हैं, जैसे कि हेनरी डी साइमन, जैसे कि साइमन है, सेंट डी साइमन है, साइमन है, गांधी है, विल्सन को तो मैंने बताया ही है, विल्सन है, और नॉर्मन एंजेल्स हैं, बर्टेंड रसेल हैं, काउंडरसेट ये विभिन्न विचारक होते हैं और उस काल के जो विभिन्न विचारक होते हैं, यह चाहते हैं कि समाज में शांति स्थापित किया जाए, सहयोग स्थापित किया जाए और यह सब हमारे नैतिक सिद्धांतों के माध्यम से ही हो सकता है, मूल्यों का सृजन करके ही हो सकता है। तो इन सारे विचारकों ने एक ऐसे विश्व की रचना की जो पूर्ण रूप से अहिंसा पर आधारित होगा, पूर्ण रूप से नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होगा और पूरा समाज, पूरा विश्व जो होगा वह अंतर्राष्ट्रीय नैतिक सिद्धांतों का पालन करेगा, समरसता का पालन करेगा, अहिंसा का पालन करेगा। कहीं युद्ध नहीं होगा, यानी कि युद्ध का नामो निशान नहीं होगा। यानी कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि कहीं भी युद्ध नहीं होगा, कहीं भी संघर्ष नहीं होगा, सब लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे और शांति पूर्वक अपने राज्यों का शासन करते रहेंगे। 1795 में काउंडरसेट ने एक ऐसे विश्व व्यवस्था का निर्माण किया था जिसमें कि युद्ध नहीं होगा, विषमताएं नहीं होंगी, अत्याचार का कोई स्थान नहीं होगा। और काउंडरसेट ने यह विश्वास प्रकट किया कि मनुष्य अपनी बुद्धि, शिक्षा और विज्ञान के द्वारा इतनी उन्नति कर लेगा कि भावी समाज में कहीं भी हिंसा नहीं होगा, कहीं भी हत्या नहीं होगा, कहीं भी संघर्ष नहीं होगा। यानी कि मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा अपना इतना विकास कर लेगा और समाज का इतना विकास कर लेगा कि अंतरराष्ट्रीय जगत में कहीं भी कोई किसी प्रकार की हिंसा नहीं होगी और लोग संघर्ष की भावना का हमेशा परित्याग कर देंगे। यानी हमेशा के लिए संघर्ष की भावना समाज से विलुप्त हो जाएगी। इनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में या इस पूरे विश्व में, इस संसार में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो संघर्ष हैं, उन विभिन्न प्रकार की समस्याओं और संघर्षों का निराकरण हम शांति के माध्यम से कर सकते हैं। किसके माध्यम से कर सकते हैं? शांति के माध्यम से कर सकते हैं, वार्ता के माध्यम से कर सकते हैं। हमें शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बातचीत के माध्यम से, नैतिक सिद्धांतों के माध्यम से भी हम शांति की स्थापना कर सकते हैं। और इन सभी विद्वानों ने, जितने भी विद्वान होते हैं आदर्शवादी विद्वान, सभी विद्वानों ने नैतिक सिद्धांतों को मान्यता प्रदान किया। इन्होंने नैतिकता का पाठ पढ़ाया लोगों को और अपने चिंतन में नैतिकता का समावेश करना शुरू किया
और इसी कारण वुडरो विल्सन ने विश्व में युद्ध को समाप्त करने के लिए, शांति की स्थापना करने के लिए राष्ट्र संघ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था का गठन किया। और उनका मानना था कि इसके माध्यम से सामाजिक विषमता, आर्थिक विषमता, विभिन्न प्रकार की जितनी भी विषमताएं हैं पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में, सभी प्रकार की विषमताएं समाप्त की जाएंगी। तो इन विचारकों का मानना था कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है या अंतरराष्ट्रीय संबंध है, उनका स्रोत जो होना चाहिए, उनका स्रोत नैतिकता होना चाहिए। उनका स्रोत क्या होना चाहिए? नैतिकता होना चाहिए। आदर्शवादी मनुष्य को अच्छा मानते हैं, यानी कि वह मनुष्य को बुरा नहीं मानते हैं। वह कहते हैं कि बुरे मनुष्य को भी अच्छा बनाया जा सकता है। उनका कहना है कि मनुष्य इस विश्व में अपने विवेक के माध्यम से शांति की स्थापना कर सकता है। उनका यह कहना है कि मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा संपूर्ण समाज में, पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में शांति की स्थापना कर सकता है। तो जब मनुष्य के द्वारा, जब मनुष्य को सुधारा जा सकता है, मनुष्य मूलतः अच्छा है और उसको परिस्थितियों का ज्ञान कराकर हम उसको प्रभावित कर सकते हैं, मनुष्य को अच्छा बना सकते हैं। इसी तरह से जब मनुष्य अच्छे होते हैं तो राष्ट्र भी मूलतः अच्छे ही होते हैं। राष्ट्र जो होते हैं वह भी मूलतः अच्छे होते हैं। राष्ट्र तो वह कहते हैं कि जिस प्रकार मानव स्वभाव में सुधार हो सकता है, उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय जगत में भी सुधार हो सकता है। जब मनुष्यों के स्वभाव में परिवर्तन किया जा सकता है तो अंतरराष्ट्रीय जगत में परिवर्तन क्यों नहीं किया जा सकता है? तो उन्होंने सुझाव दिया कि हमें अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय संगठन व नैतिकता पर बल देना चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय संगठन और नैतिकता के आधार पर ही हम विश्व शांति की स्थापना कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को हम सुधार कर सकते हैं। और यही अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय संगठन पूरे विश्व को मर्यादित कर सकती है, विभिन्न राज्यों को शांत कर सकती है और उनके बीच विभिन्न प्रकार के संघर्षों का समाधान भी कर सकती है। तो अंतरराष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में शांति कैसे स्थापित की जा सकती है? अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय कानून के द्वारा और नैतिकता के द्वारा शांति और मर्यादा स्थापित की जा सकती है। आदर्शवादियों की कुछ मान्यताएं हैं, जैसे इनका कहना है कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा है। मनुष्य क्या है? स्वभाव से अच्छा है। मनुष्य स्वभाव से अच्छा है, वह सहयोगी प्रवृत्ति का है, अच्छा है, सहयोगी है। हर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं। और मनुष्यों के बीच कल्याण की भावना निहित होती है। इनके बीच क्या होती है? कल्याण की भावना निहित होती है। हर मनुष्य एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे का कल्याण करते हैं। सभी मनुष्यों में कल्याण की भावना निहित होती है। और जो मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार बुरा बनता है, उसका स्वभाव तो अच्छा है लेकिन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वह बुरा बन जाता है। जैसे हम देखते हैं कि 1914 से पहले किसी प्रकार का विश्व युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड और इनकी पत्नी सोफी की हत्या हो जाती है 28 जून 1914 को। जब हत्या हो जाती है तो ऑस्ट्रिया बौखला जाता है। यह सर्बिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ देता है और सर्बिया की तरफ कुछ राष्ट्र हो जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ कुछ राष्ट्र हो जाते हैं। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध होता है। तो आदर्शवादियों का कहना है कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा है, परिस्थितियां उसको बुरा बनाती है। कुछ उसके चारों तरफ, उसके एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाती हैं कि मनुष्य का स्वभाव क्या हो जाता है? बुरा हो जाता है। तो आदर्शवादियों का मानना है कि मनुष्य को हम अच्छा बना सकते हैं। और इसके अलावा आदर्शवादियों का कहना है कि युद्ध एक आवश्यक बुराई है। युद्ध क्या है? एक आवश्यक बुराई है। युद्ध को रोका जाना चाहिए और रोकने के लिए विभिन्न उपाय भी करते हैं, विभिन्न सिद्धांत भी बताते हैं। और जैसा कि और आदर्शवादियों का कहना है कि युद्ध एक आवश्यक बुराई है और युद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इसका समाधान वैश्विक स्तर पर किया जाना चाहिए। युद्ध जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, युद्ध अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और इसका समाधान हम अकेले नहीं कर सकते हैं। इसका समाधान हम वैश्विक स्तर पर कर सकते हैं। जब सभी समूहों को, सभी देशों को आपस में मिलाएंगे और उनको बताएंगे, उनको प्रेरित करेंगे, तभी युद्ध जैसी समस्या को रोका जा सकता है, अन्यथा हम नहीं रोक सकते हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से मनुष्यों के व्यक्तित्व में सुधार किया जा सकता है, इसी तरह से राष्ट्र के व्यक्तित्व में भी सुधार किया जा सकता है। राष्ट्र में भी हम सुधार कर सकते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि आदर्शवादियों का जो दृष्टिकोण है वह मूलतः किससे है? चाहिए से है।
यानी कि कैसा होना चाहिए, या केवल चिंतन मनन करते हैं कि राज्य को ऐसा होना चाहिए, शासक को ऐसा होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय जगत में विभिन्न राष्ट्रों के व्यवहार इस तरह से होने चाहिए, यह केवल विचार करते हैं, यह कल्पना में खोए रहते हैं कि इस तरह से होना चाहिए। यानी कि आदर्शवाद की स्थापना करते हैं। आदर्शवाद में क्या है? आदर्शवादी मूल्यों की स्थापना करते हैं, यानी कि आदर्शवाद की स्थापना करते हैं और मूल्य और नैतिकता की स्थापना करते हैं। जैसे यह चाहते हैं कि सभी राष्ट्र प्रेम से रहें, सभी राष्ट्र प्रेम से रहें, सहयोग पूर्वक रहें, सभी राष्ट्र सहिष्णु बने रहें, उदार बने रहें और सभी राष्ट्र मिलकर विकास में योगदान दें, सभी कानून का पालन करें, सभी शांति का पालन करें, शांति की स्थापना करें, सभी लोग अहिंसा का पालन करें, सभी लोग सत्य से अवगत हों, सत्य से परिचित हों, इसके अलावा सब में कुछ त्याग करने की भावना हो, कुछ न कुछ त्याग करने की भावना निहित हो, यानी कि कुछ न कुछ त्याग करने की भावना निहित हो और इसी तरह से अपराध पर ये नियंत्रण रखें, अपराध पर या हत्या पर यह नियंत्रण रखें। यह किसके द्वारा किया जाना चाहिए? सभी राष्ट्रों के द्वारा किया जाना चाहिए और सभी राष्ट्र इस दिशा में सहयोग दें या प्रयत्न करें कि वह एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहें, बंधुत्व के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें, यानी कि बंधुत्व की स्थापना करना चाहता है आदर्शवादी सिद्धांत कि सभी राष्ट्रों का व्यवहार एक समान होना चाहिए और सभी राष्ट्र जो मिलकर सभी राष्ट्र विश्व शांति के लिए सहयोग करें। और सहयोग कब संभव होता है? जब उनके अंदर मूल्य और नैतिकता समाहित होते हैं। यह मूल्य और नैतिकता है, सभी राष्ट्र हत्या से बचें, कोई राष्ट्र किसी दूसरे की हत्या करने का प्रयत्न न करे, सब में त्याग की भावना होनी चाहिए, यानी कि अपने राष्ट्रीय हितों का परित्याग कर देना चाहिए। देश के निर्माण के लिए, विश्व में संघ सरकार के निर्माण, विश्व की सरकार की स्थापना कर, विश्व में एक वैश्विक सरकार की स्थापना करने के लिए अपने राष्ट्रीय हितों का परित्याग कर देना चाहिए। सबको प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, जो पिछड़े राष्ट्र हैं उनका सहयोग करना चाहिए, सबको सहिष्णु होना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, उदार होना चाहिए, सबको कानून का पालन करना चाहिए, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सबको पालन किया जाना चाहिए। सभी लोग शांति से रहें, सभी लोग यानी कि सभी राष्ट्र मिलकर इस दिशा में सहयोग करें और इन्हीं नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों की स्थापना करें। इन्हीं नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के द्वारा हम अंतरराष्ट्रीय जगत में शांति पूर्वक रह सकते हैं और बिना संघर्ष के रह सकते हैं। जब हमारे अंदर इन सारे नैतिक मूल्यों की या राष्ट्र के अंदर जब राष्ट्र के अंदर इन सभी नैतिक मूल्यों की स्थापना हो जाएगी तो सभी राष्ट्र शांति पूर्वक रहेंगे, कोई एक दूसरे से संघर्ष नहीं करेगा, सब राष्ट्र एक दूसरे के विकास में सहयोग देंगे। आइए देखते हैं आदर्शवादी सिद्धांतों की कुछ विशेषताएं। आइए देखते हैं आदर्शवाद की विशेषताएं या आदर्शवादी सिद्धांत की विशेषताएं। आदर्शवादी सिद्धांत पूरे विश्व में नैतिक मूल्यों की स्थापना करना चाहता है, नैतिक मूल्यों पर यह बल देना चाहता है। आदर्शवादी विचारक ये कहते हैं कि सभी राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों को प्रधानता देनी चाहिए, नैतिक मूल्यों की स्थापना की जानी चाहिए। नैतिक मूल्य क्या है? जैसे बंधुत्व है, समानता है, स्वतंत्रता है, उदारता है, सहिष्णुता है, लोक कल्याण है, ये सब क्या है? नैतिक मूल्य है। यानी कि सभी राष्ट्रों को स्वतंत्र किया जाना चाहिए और स्वतंत्रता के साथ वह रह सकें। सभी लोगों को बंधुत्व की भावना का पालन करना चाहिए, सबको लोक कल्याण की भावना का पालन करना चाहिए। इन सभी नैतिक मूल्यों की अंतर्राष्ट्रीय जगत में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थापना की जानी चाहिए। यानी कि हमें एक आदर्श शासक की तरह से व्यवहार करना चाहिए, एक आदर्श संसार की स्थापना करना चाहिए और आदर्श विश्व की स्थापना करने के लिए हमें अपने नैतिक मूल्यों को प्रधानता देनी चाहिए। इनका यह मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुधारने के लिए, संघर्ष को मिटाने के लिए एक विश्व सरकार की स्थापना की जाए और सभी लोग इस अंतर्राष्ट्रीय सरकार या विश्व सरकार के अधीन होंगे, तभी सारे राष्ट्रों में शांति और नैतिकता स्थापित की जा सकती है। और इन्हीं
विश्व सरकार या अंतर्राष्ट्रीय सरकार के द्वारा युद्धों को समाप्त किया जा सकता है। जैसे हम देख सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होता है वैसे ही राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है। राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है 1920 में। यह एक तरह की विश्व सरकार ही थी, अंतर्राष्ट्रीय सरकार थी। इसमें शुरुआती दौर इसमें शुरू में 42 सदस्य हैं, लेकिन बाद में इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी और बाद में 58 सदस्य हो जाते हैं। तो यह जो राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, यह शांति सुरक्षा के लिए स्थापना की गई, विभिन्न राष्ट्रों को अधिकार देने के लिए ही की गई थी, विभिन्न राष्ट्रों की रक्षा करने के लिए ही की गई थी। यानी कि एक ऐसी सरकार थी, इसको हम एक अंतर्राष्ट्रीय सरकार की संज्ञा दे सकते हैं, और जिसने कि विश्व में शांति लाने का प्रयास किया, सहयोग न्याय की स्थापना पर बल दिया। इसी तरह से आदर्शवादी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। विभिन्न राष्ट्रों के जो व्यवहार होते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा संचालित होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्राथमिकता, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को प्राथमिक वस्तु समझनी चाहिए। यानी कि उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अनिवार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है और व्यक्ति के ऊपर जब तक कानून का बंधन नहीं लगाया जाए तब तक वह मर्यादा में नहीं रहता है। इसी तरह से पूरे विश्व के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून हो और इस अंतर्राष्ट्रीय कानून को अनिवार्य किया जाना चाहिए कि सारे राष्ट्र, विश्व के जितने भी राज्य होते हैं, विश्व के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य इस अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें, और जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है उसको विश्व सरकार के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा दंड दिया जाना चाहिए। और इस कानून के अंतर्गत युद्धों को वर्जित घोषित किया जाना चाहिए, युद्धों को वर्जित घोषित कर देना चाहिए, संघर्ष को वर्जित घोषित कर देना चाहिए। तो आदर्शवादी ये चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया जाए और उस अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सभी राष्ट्र आचरण करें, तभी समाज में शांति, तभी राष्ट्र में शांति स्थापित हो सकती है, राज्य में शांति स्थापित हो सकती है। इनका कहना है कि जब तक पूरे विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार नहीं किया जाएगा, जब तक पूरे विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा तब तक समानता की स्थापना नहीं हो सकती, स्वतंत्रता की स्थापना नहीं हो सकती है। लोकतांत्रिक मूल्यों के अभाव में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को पराधीन करना चाहेगा, दूसरे राष्ट्र को अपना दास बनाना चाहेगा, दूसरे राष्ट्र को अपना उपनिवेश बनाना चाहेगा, दूसरे राष्ट्र का शोषण करना चाहेगा। तो इस तरह से हम लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करेंगे, सब में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना भरेंगे, तब सभी राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र को समान समझेंगे और उनके साथ सहयोग करेंगे। यानी कि हमें हर राष्ट्र को अपना शासन चलाने का अधिकार देना चाहिए। राज्य में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी जनता है, सबको हम सरकार में भागीदारी बनाएं। तो इस तरह से यह चाहते हैं, आदर्शवादी चाहते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रचार प्रसार किया जाए और हर राष्ट्र में लोकतांत्रिक मूल्यों के द्वारा एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की जाए। उसका उद्देश्य होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना होना चाहिए। इसी तरह से आदर्शवादी कहते हैं कि निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना चाहिए। निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना चाहिए। निशस्त्रीकरण क्या है? शस्त्रों को कम करना। हम देखते हैं कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जगत में विभिन्न राज्यों के द्वारा शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, विभिन्न प्रकार के हथियार बनाए जाते हैं, परमाणु बम बनाए जाते हैं। तो आदर्शवादी विचारक ये कहते हैं कि हमें निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि शस्त्रों पर रोक लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि जितने अधिक से अधिक शस्त्रों में वृद्धि होगी उतनी ही प्रतिस्पर्धा होगी, उतना ही संघर्ष होगा और उतना ही भयानक संघर्ष होगा। तो यह कहते हैं कि सभी राष्ट्रों के ऊपर निशस्त्रीकरण लागू किया जाए, यानी कि निशस्त्रीकरण की शर्त लागू किया जाए कि सभी लोग अपने हथियारों को कम करें। जब हथियारों को कम करने लगेंगे तब युद्धों को रोका जा सकता है, इसलिए निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आदर्शवादी कहते हैं कि आदर्शवादी एक आदर्श विश्व की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें सभी राष्ट्र समान हो, जिसमें हिंसा, शक्ति, संघर्ष का कोई स्थान नहीं हो, सब राष्ट्र समान हो, सभी स्वतंत्र हो, सभी लोग लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करें, सभी नैतिक मूल्यों का पालन करें। तो इस तरह से एक आदर्श विश्व की स्थापना करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आदर्शवादियों ने अंतरराष्ट्रीय जगत में, अंतरराष्ट्रीय विश्व में अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता पर बल दिया है, अंतरराष्ट्रीय कानून की आवश्यकता पर बल दिया है,
परस्पर सहयोग पर बल दिया है, परस्पर निर्भरता पर बल दिया है और शांति की स्थापना पर बल दिया है। इनका यह मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमें शांति स्थापित करनी चाहिए, हर राष्ट्रों के बीच सहयोग और परस्पर निर्भरता होनी चाहिए। सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन का पालन करें और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करें। इसी के द्वारा विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आदर्शवादी उपागम के अंतर्गत जितने भी विचारक होते हैं वह शांति की स्थापना करना चाहते हैं, वह युद्धों से बचना चाहते हैं, नैतिक मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नैतिक नियमों के अनुसार संचालित करना चाहते हैं, भाईचारे पे संचालित करना चाहते हैं, बंधुत्व पर, समानता पर, स्वतंत्रता पर, लोकतांत्रिक मूल्यों पर संचालित करना चाहते हैं और इसी आधार पर वह अंतर्राष्ट्रीय जगत की व्याख्या करते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, हमें कैसा होना चाहिए, एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के साथ कैसा सहयोग करना चाहिए। यानी कि जो आदर्शवादी उपागम है यह विश्व को अच्छा बनाने में लगा हुआ है कि अच्छा कैसे बनाया जाए, संघर्ष को कैसे समाप्त किया जाए, संघर्ष को कैसे समाप्त किया जाए, युद्धों को कैसे रोका जाए, शांति की स्थापना कैसे की जाए। इन्हीं बातों का यह चिंतन करता रहता है और चिंतन करने के लिए अनेक प्रकार के नैतिकता के सिद्धांतों का सृजन करता है। अब आइए देखते हैं आदर्शवादी उपागम की कुछ आलोचनाएं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आदर्शवादी उपागम की विभिन्न विद्वानों के द्वारा आलोचना भी की जाती है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी घोर आलोचना की है, कटु आलोचना की है। आलोचकों का कहना है कि यह जो आदर्शवादी पद्धति है, यह आदर्शवादी उपागम है, यह पूर्ण रूप से कल्पना पर आधारित है, कल्पना पर आधारित है। इसमें केवल जितने भी विचारक होते हैं वह केवल सपने देखते रहते हैं कि राज्य को ऐसा होना चाहिए, विश्व को ऐसा होना चाहिए, संबंधों में इस तरह से सुधार किया जा सकता है, शांति की स्थापना इस तरह से की जा सकती है, युद्धों को इस तरह से रोका जा सकता है। यानी कि सहयोग और मैत्री पूर्ण समाज की स्थापना करने पर इन्होंने सुझाव दिया है। यानी कि यह पूरे विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास करते हैं अपने विचारों के द्वारा। लेकिन यह प्रयास कैसे संभव है? नैतिक सिद्धांतों का पालन करके। जैसे व्यक्ति को नैतिक बना दिया जाए, उसको नैतिक उपदेश दे दिया जाए कि उसको कोई गलत कार्य नहीं करना है, उसको इतना प्रशिक्षित किया जाए, इतना उसको विचारों के द्वारा इतना प्रभावित किया जाए कि व्यक्ति गलत कार्य करने से डरे। तो इसी तरह से यह चाहते हैं कि राष्ट्रों को भी नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। और ये जो विचार देते हैं ये केवल स्वप्न है, व्यवहारिक जगत में लागू नहीं कर सकते हैं। हम किसी व्यक्ति को ये नहीं कर सकते हैं कि तुम झूठ मत बोलो, वो परिस्थितियों के अनुसार झूठ बोल सकता है। नैतिकता का जो सिद्धांत होता है वह केवल दिखाने में होता है, लेकिन व्यवहार में कुछ और होता है। तो ये जो आदर्शवादी उपागम है यह केवल कल्पना पर आधारित है, इसको व्यवहारिक रूप से लागू नहीं की जा सकती है, क्योंकि मनुष्य दिखने में जैसा होता है वैसा करता नहीं है। क्योंकि मनुष्य दिखने में जैसा होता है अंदर से उसका चेहरा बिल्कुल अलग होता है। इसी तरह से राष्ट्रों का चरित्र भी अलग अलग होता है। राष्ट्र जिस तरह से हमें दिखाई देते हैं वैसे होते नहीं हैं। उनके अंदर उनके अंदर कुछ और होता है, कुछ और उद्देश्य होते हैं। उन्हीं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखकर वह एक दूसरे से व्यवहार या अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करते हैं। तो इस तरह से आलोचकों का कहना है कि आदर्शवादी पद्धति पूर्ण रूप से कल्पना पर आधारित है और इसमें नैतिकता पर अधिक बल दिया जाता है। यानी कि जो आदर्शवादी विचारक हैं यह केवल नैतिक सिद्धांतों की रचना में ही लगे होते हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि नैतिकता के अलावा भी कुछ चीज होती है जिसे शक्ति और कानून भी आवश्यक है। यानी केवल हम नैतिकता के द्वारा शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं। हमें युद्ध या शक्ति की भी आवश्यकता होती है, युद्ध और शक्ति की भी आवश्यकता होती है, या फिर हमें कानून की भी आवश्यकता होती है, यानी कि युद्ध, शक्ति और कानून की भी आवश्यकता होती है। केवल नैतिकता के द्वारा हम शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि किसी राज्य का कोई राजा हो और राजा केवल कानून न बनाए और केवल नैतिक सिद्धांतों को पाठ पढ़ाए, केवल नैतिक सिद्धांतों का पाठ पढ़ाए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, तो इससे व्यक्ति प्रभावित नहीं होगा। वह उस नैतिकता का परित्याग कर देता है अपने स्वार्थों के लिए,
अपनी इच्छाओं को, अपने स्वार्थों के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह नैतिकता का परित्याग कर देता है। तो राजा क्या करता है, कानून बनाता है, कठोर कानून बनाता है कि जो भी व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करेगा उसको दंडित किया जाएगा। तो केवल हमें नैतिकता के आधार पर हम आचरण नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी देखना होता है, व्यवहारिक परिस्थितियां भी देखनी होती है। उस व्यवहारिक परिस्थितियों के लिए युद्ध आवश्यक होता है, क्योंकि शांति के लिए युद्ध भी आवश्यक होता है। केवल नैतिकता के द्वारा हम शांति की स्थापना नहीं कर सकते हैं, शांति के लिए युद्ध भी आवश्यक होता है, और युद्ध करने के लिए शक्ति भी होनी चाहिए, और एक दूसरे को मर्यादित करने के लिए कानून भी होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आदर्शवादी उपागम है यह नैतिकता पर अधिक बल देते हैं। तीसरी बात यह है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय सरकार की स्थापना करना चाहते हैं, जो कि असंभव है। अंतरराष्ट्रीय सरकार की स्थापना हम नहीं कर सकते हैं, यह असंभव है, क्योंकि सभी राष्ट्रों के अपने हित अलग अलग होते हैं, सभी राष्ट्रों के हित अलग अलग होते हैं, इच्छाएं अलग अलग होती हैं, इच्छाएं अलग अलग होती हैं, आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, और इन हितों, इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में सभी राष्ट्र स्वतंत्र होते हैं। वह एक दूसरे के अधीनता को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। जैसे 1939 का द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तो 1920 में यह बन जाता है, राष्ट्र संघ बन जाता है, लेकिन अधिकांश राष्ट्र जो होते हैं 1931 से ही इस राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का विरोध करने लगते हैं। क्यों? अपने हितों के लिए। तो व्यक्ति अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए कुछ भी कर सकता है, राष्ट्र भी अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थों के लिए कुछ भी कर सकता है। वह अंतरराष्ट्रीय कानून को तोड़ सकता है, अंतरराष्ट्रीय मर्यादा को तोड़ सकता है, और अंतरराष्ट्रीय सरकार के आदेशों का अवहेलना कर सकता है, अंतरराष्ट्रीय सरकार के आदेशों की अवज्ञा भी कर सकता है, अपने हितों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र के राष्ट्रीय हितों को देखते हुए यह सब कुछ कर सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सरकार की स्थापना असंभव है। संयुक्त राष्ट्र संघ बना 1945 में, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन तो होता है, लेकिन आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता बहुत नजर नहीं आती है, क्योंकि वह विभिन्न प्रकार के मसलों को हल करने में विफल साबित हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद भी विभिन्न युद्ध हुए हैं, जैसे कि कोरिया संकट को हम ले सकते हैं, खाड़ी संकट को ले सकते हैं, स्वेज संकट को ले सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ भी इन सभी प्रकार के युद्धों को रोकने में नाकाम साबित रहा है। इस तरह से कोई भी राज्य अंतरराष्ट्रीय संगठन या अंतरराष्ट्रीय सरकार के आदेशों का उल्लंघन कर सकता है, यानी कि उनके आदेशों को अस्वीकार कर सकता है अपने राष्ट्रीय हितों के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। आइए अब देखते हैं चौथा पॉइंट। जैसा कि आदर्शवादी कहते हैं कि हमें नैतिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, लेकिन नैतिक सिद्धांतों का पालन या नैतिक बातों का पालन असंभव है। हम नैतिकता का पाठ पढ़ सकते हैं और दूसरों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में नैतिकता का पालन करना बड़ी मुश्किल होता है। सभी लोग नैतिकता का पालन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय और परिस्थितियां नैतिकता को परित्याग करने के लिए कहती हैं। और जब राष्ट्र के ऊपर कोई संकट आती है, राष्ट्रीय संप्रभुता के ऊपर कोई संकट आता है, राष्ट्रीय हित के ऊपर कोई संकट आता है, तो हर राष्ट्र नैतिकता का परित्याग कर देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नैतिकता का पालन संभव नहीं है। यह केवल किताबों में अच्छी लगती है, केवल यह विचारों में अच्छी लगती है। हम वास्तविक रूप से नैतिकता का पालन करके हम अपने राष्ट्र का भला नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आदर्शवादी उपागम के विचारक कहते हैं कि हर व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए, विश्व सरकार की स्थापना के लिए अपने राष्ट्रीय हितों का परित्याग कर देना चाहिए, राष्ट्रीय हितों का परित्याग कर देना चाहिए। इनका कहना है कि जब हम राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करते हैं या अंतरराष्ट्रीय सरकार की स्थापना करते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने के लिए हमें अपने कुछ हितों का परित्याग करना होता है। लेकिन और ये कहते हैं कि अब हमें कुछ हितों का परित्याग करना पड़ता है, वो परित्याग करके ही हम अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों का परित्याग नहीं कर सकता है, राष्ट्रीय हितों का परित्याग नहीं कर सकता है। हितों को त्यागना संभव नहीं है, हितों को त्यागना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपने हितों को देखते हुए भी संबंध बनाता है। जिस तरह से मनुष्य एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो अपने हितों को देखते हुए बनाते हैं, अपने स्वार्थों को देखते हुए बनाते हैं, इसी तरह से राष्ट्र भी एक दूसरे से अपने हितों को, अपनी राष्ट्रीय हितों को देखते हुए संबंध बनाते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रीय हितों को त्यागना असंभव होता है। और ये जो आदर्शवादी पद्धति है, आदर्शवादी उपागम है, यह वास्तविकता से बहुत दूर है, वास्तविकता से दूर है। जैसा कि आलोचक कहते हैं कि जो आदर्शवादी उपागम है यह वास्तविकता से बहुत दूर है, इसमें वास्तविक घटनाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है, मनुष्य के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जाता है, केवल नैतिकता पर बल दिया जाता है।
समाज में या राज्य में या अंतर्राष्ट्रीय जगत में होने वाली जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं का वास्तविक अध्ययन इनके द्वारा नहीं किया जाता है कि घटनाएं क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, क्या कारण होता है। यह केवल नैतिकता के सृजन में ही लगे होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आदर्शवादी सिद्धांतों के द्वारा विश्व शांति की स्थापना असंभव होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न विचारकों के द्वारा आदर्शवादी उपागम की आलोचना भी की जाती है। तो जैसा कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है और 1939 तक आते आते राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए। राष्ट्रसंघ के सिद्धांत यानी कि जो नैतिकता का सिद्धांत होता है, वह नैतिकता का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत धराशायी हो जाता है और यह आदर्शवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय जगत को वास्तविक रूप से समझ नहीं पाया है। तो जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है, तो इसके पश्चात विश्व को समझने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए एक नए सिद्धांत का जन्म होता है, जिसको हम कहते हैं यथार्थवाद। यथार्थवाद जो कि वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको यथार्थवाद बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया आदर्शवादी उपागम का कॉन्सेप्ट, इसकी मूल मान्यताएं, इसकी विशेषताएं। मैं आशा करता हूं कि ये आदर्शवादी उपागम आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल सरल भाषा में आदर्शवादी उपागम का कॉन्सेप्ट आपको समझाया। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।